नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि शिक्षा नीति में आखिरकार 24 साल बाद बदलाव हुआ है। दरअसल शिक्षा नीति जो चल रही थी उसे 1986 में इसे लाया गया था और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। लेकिन आखिरकार 34 सालों बाद इस शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया गया है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप भी एक अभिभावक हैं और आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो उसमें स्कूली शिक्षा में या फिर आगे हायर क्लासेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट्स, विषय, इन तमाम पहलुओं को लेकर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आप समझिए कि अब तक हम कहते थे मानव संसाधन मंत्रालय, जिस मंत्रालय को हम मानव संसाधन मंत्रालय कहते थे, लेकिन अब इसे नाम इसका बदल दिया गया है और अब शिक्षा मंत्रालय ये कहा जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एचआरडी मिनिस्टर कहलाते थे, मानव संसाधन मंत्री, लेकिन अब वो शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ स्कूली शिक्षण और वहाँ पर विषयों के बारे में जो जानकारी आपके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि आखिर जो नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई थी जिनसे राय मांगी गई, जिन्होंने अपनी राय दी और ये पूरा मसौदा जो है वो तैयार किया है और उसके बाद ही इसमें बदलाव किए गए हैं। और आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा से लेकर और शिक्षा तक के कई बड़े बदलाव इसमें देखने के लिए मिले हैं। क्या कुछ वो मुख्य बातें हैं, कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो शिक्षा नीति में जो जानना आपके लिए जरूरी है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। दरअसल नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा और स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम किसी राज्य की बात करते हैं, वहाँ की भाषा क्या है, राज्य की बोली क्या है, उस अगर वहाँ का बच्चा उसमें कंफर्टेबल है तो स्कूल के अंदर उस भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, जो कि बच्चों के लिए जाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी भाषा बोली में वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में बात करता है और उसी बोली में, भाषा में अगर स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा तो बच्चों पर ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। तो इसे मंजूरी दी गई है। साथ ही क्लास 8 तक और उससे आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। और हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि किसी भी भाषा को बच्चों के ऊपर थोपा नहीं जाएगा, यानी कि बच्चों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम किया गया है। बच्चों पर किसी भी तरीके से ज़्यादा भार जो है वो नहीं दिया जाएगा। वही साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR यानी कि यहाँ पर GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि फोकस है सरकार का कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जो स्कूल ना जा पाए। अब वहीं पर अगर अभी स्कूल से दूर रह रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कई बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें स्कूल जाना नसीब नहीं हो पाता, लेकिन जो अभी मसौदा तैयार किया गया है उसमें ऐसे बच्चों का भी आंकलन किया गया जो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी इस नई शिक्षा नीति के जरिए। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, यानी कि इसके लिए अभी काम किया जाएगा। स्कूल पाठ्यक्रम को 10+2 ढांचे की जगह अब 5+3+3+4। अब इस फॉर्मूले को आप समझिए कि आखिर ये फॉर्मूला क्या कहता है। अभी तक हम क्या सुनते आ रहे थे, 10+2 इट मींस 12। लेकिन अब इसे बदला गया है, किसमें, 5+3+3+4। अब ये फॉर्मूला कहता क्या है वो आप बारीकी से समझिएगा। यहां पर 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए ये फॉर्मूला है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।
अब यहाँ पर देखिए कि नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी या फिर जिसे हम प्ले स्कूल कहते हैं, जहां पर कई बच्चे जाते हैं, जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं, उसे लेना जरूरी होगा। और इसीलिए यहाँ पर 5+3+3+4 का फॉर्मूला जो है वो अपनाया गया है। यानी कि आपका बच्चा प्री स्कूलिंग करेगा, उसके बाद जैसे कि आप दाखिला लेने के लिए जाते हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि 3 साल का आपका बच्चा हो जाएगा तभी उसका एडमिशन होगा। तो ऐसे में 3 साल आपके बच्चे की प्री स्कूलिंग हो गई, उसके बाद आप स्कूल में एंटर करवाते हैं, स्टैंडर्ड्स शुरू हो जाते हैं। तो इसी का फॉर्मूला जो है वो बदल दिया गया है। अब यहाँ पर पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी कि गणना और बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स पर यानी कि जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और जिस तरीके की अगर हम बात करें, अभी तक क्या होता था कि आपकी रुचि चाहे ड्राइंग में हो, डांस में हो, कला में हो, फिजिकल एजुकेशन में हो, इसे आप एक तरीके से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसे रखा जाता था। लेकिन अब इसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक विषय आपके सिलेबस में इसे जोड़ा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वही नई शिक्षा का लक्ष्य जो है वो 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के हर एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। वही 6 स्टैंडर्ड से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6 स्टैंडर्ड के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इसमें। और इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है। और इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट इसे जोड़ा जाएगा। वहीं एक और जानकारी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है कि उच्च शिक्षा में भी कई बदलाव किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बदलाव यहाँ पर किए गए हैं आपके स्कूल टाइम में भी, और यानी कि जब 12 तक के स्टैंडर्ड तक भी, और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो उसमें भी कई बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, और जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के साथ सीधे PhD अब कर सकते हैं। उन्हें MPhil की जरूरत अब नहीं होगी, यानी कि MPhil को हटा दिया गया है। आप PhD बिना MPhil किए कर सकते हैं। ये अच्छी जानकारी है जो कि कई लोगों के लिए मददगार साबित होने वाली है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा लॉ एंड मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, यानी अब UGC और AICTI समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कहा जाए कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है, जो संशोधन किया गया है, एक बड़े स्तर पर किया गया है और काफी चीजें बदली है। एक सोच सरकार की यही है कि जो बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह गए हैं उन्हें स्कूल से जोड़ा जाए। जो ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने का सपना देखते हैं लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो नहीं जा पाते, उन्हें स्कूल भेजा जाए, गुणवत्ता लाई जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, बच्चों पर कोई काम थोपा ना जाए। बच्चों को जो इजी भाषा में सब्जेक्ट समझ में आ रहा है वो उसी भाषा में पढ़ाई करें, मातृभाषा की पढ़ाई होगी। और प्राइमरी स्कूल के लिए जो बदलाव किए गए हैं, MPhil को हटाकर आप PhD सीधे कर सकते हैं। तो ये बड़े स्तर पर बदलाव हैं। तो इसीलिए अब देखते हैं कि इस पर रिएक्शंस और किस तरीके के सामने आते हैं। क्या ये इस पर भी सियासत जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि आमूमन हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से कोई बदलाव अगर होता है तो उस पर नेगेटिव पॉइंट्स भी रखे जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी रखे जाते हैं। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति हम कह सकते हैं जिसे मंजूरी दी गई है, जो संशोधन किया गया है, इसे किस तरीके से लिया जाता है, पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं, आप भी बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जो नई शिक्षा नीति है 2020 की,
उसे आप किस तरीके से देखते हैं, कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, कितना मददगार ये साबित होने वाला है, बच्चों को इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में कितना बदलाव आएगा, या फिर वो बच्चे जो वंचित रह गए हैं स्कूल जाने से उन्हें कितना इससे फ़ायदा होने वाला है, या फिर सिर्फ एक ये बातें ही हैं, असल में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि कागज़ों में ये सीमित रह जाएगा, अब धरातल पर कुछ नहीं उतरने वाला। आप अपना रिएक्शन इस पर दीजिएगा, आप बताइएगा आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर क्या है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इस पूरे मामले में किस तरीके के चेंजेस और सामने आते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।